बहुजन समाज अपने नेताओं से कड़वे सवाल पूछने शुरू कर देगा पब्लिकली, लिहाजदारी नहीं, बहुत हो गई। क्योंकि मैं आपको साफ बता रहा हूं, जितने भी हमारे नेता हैं ना, मैं भी थोड़ा बहुत नेता बन गया हूं, हमारी कोई हैसियत, कोई औकात है ही नहीं आप लोगों के बगैर। क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेके बोल रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने समाजों के इस तरह के रंगे हुए सियारों का नाम लेके उन्हें एक्सपोज करें। जो आदमी सच्चा होगा, सच्चा अंबेडकरवादी होगा, वो आपको जवाब देगा, आपको सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें क्या पता है। जिस किसी आदमी ने यह बोला, चाहे वो किसी भी पद पे हो, तुम्हें क्या पता, तुम हमसे ज्यादा जानते हो, वो चोर है। जो लोग अपनों में से गद्दार हैं, उनकी सजा 10 गुना होनी चाहिए। जो मनुवादियों में से हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको मैं गद्दार ही नहीं मानता, क्योंकि वो हमारे हैं ही नहीं ना। कोई बड़ा नहीं है। जिसको आप बड़ा समझते हो वही आपको धोखा दे सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं। ये सभी अंबेडकरवादियों को, संविधानवादियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और सलाम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने सबसे ऊपर अपना जो मुद्दा रखा है, बैलेट पेपर का रखा है। तो कम से कम जो इस सभागार में लोग हैं और जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, उनमें से ज़्यादातर इस बात को समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को सबसे ज़्यादा आज की तारीख में कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही है तो वो चुनाव में चोरी की मशीनें पहुंचा रही हैं। बाकी कोई भी जो हमारी मांग है वो निर्भर करती है कि चुनाव क्या बैलेट पेपर से होंगे या नहीं। अब जब ये बात हमारे जहन में क्लियर है, तो सबसे पहले हमें हमारी किसी भी मांग से पहले आज इस मांग को सबसे ऊपर रखना चाहिए कि चुनाव में चोरी की मशीनें खत्म हो और पेपर बैलेट से चुनाव शुरू हो दोबारा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी जो शक्ति हम लोगों को दी थी, वो एक वोट का अधिकार सबको बराबर देके किया। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन ये जान जाए और ये उसको लगने लगे कि उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए और उनके मुट्ठी भर साथियों के दिए हुए सबसे बड़े अधिकार का हनन करके, इसको हाईजैक करके कोई और तरीका भी हासिल हो सकता है जिससे वो सरकार बना सके, जिससे वो प्रधानमंत्री बन सके, जिससे वो चीफ मिनिस्टर बन सके, तो आप कुछ भी करते रहें, कुछ भी करते रहें, कितना भी आप जन आंदोलन कर लें, और ये सबसे नई डेवलपमेंट है, कितना भी आप जन आंदोलन कर लें, कितने भी आप केस लगा लें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि लोगों को, मनुवादी मानसिकता के लोगों को यह पता है कि हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे बड़े सुरक्षा कवच को हटा दिया है। तो एक तो किसी भी जगह आप लोग जाएं, कभी भी जाएं, कोई भी आंदोलन हो, सबसे पहले सबसे ऊपर आपको पेपर बैलेट की वापसी के लिए सबसे पहली मांग होनी चाहिए। मुझे खुशी है, मैं मुबारकबाद देता हूं आप सबके आयोजकों को भी कि उन्होंने आज भी सबसे ऊपर बैलेट पेपर का मुद्दा रखा है। दूसरी बात, ये जो आप लोगों ने डिमांड्स लगाई हैं, डिमांड्स जायज़ हैं, मेरे अलावा भी बहुत लोग बोलेंगे। डिमांड्स समझाने के लिए जितना मैं समय लगाऊंगा कि इसकी संवैधानिक, कानूनी वैधता क्या है, मतलब ये क्यों लॉजिकल है, उससे अच्छा ये नहीं रहेगा कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये सब मांगे पूरी कैसे होंगी।
क्योंकि मेरे अलावा भी अभी दूसरे लॉयर्स भी आएंगे, वो आपको वो समझा देंगे। मेरे पास जो लिमिटेड टाइम है उसमें मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं ये बताऊं कि ये सब जो आपकी मांगे हैं ये पूरी कैसे होंगी। पहला है बहुसंख्यक समाज सफेद पोशों और रंगे सियारों को पहचानने के लिए उनके झांसे से बचें। अब ये तो आपने लिख दिया। अगर यही काम हो जाए तो आरएसएस और बीजेपी और आरएसएस और के दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो बहुत सारी नजर आती हैं और बहुत सारी नजर भी नहीं आती, वो खत्म ही हो जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी हम लोगों ने जो ये पेपर बैलेट का आंदोलन जो किया है ना, उसमें तो हमें बहुत सारे ऐसे ज्ञान प्राप्त हो गए हैं जो शायद मुझे भी नहीं थे। ऐसे ऐसे लोग जिन पे हम आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे वो भी हमारा साथ छोड़ के चले गए, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि जनता जाग रही है। और आज जो आपने ये सफेद पोश और रंगे सियारों का टॉपिक सबसे ऊपर रखा है ना, ये भी इस बात का सबूत है कि अब ये चीज भी हम लोगों के बहुजनों के सामने आ चुकी है। और जितने भी अंबेडकरवादी और संविधानवादी हैं उन्होंने प्रॉब्लम की जड़ पकड़ ली है। मैं फिर आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि दोनों जड़ आपने पकड़ ली है। ये दोनों चीजें हो गई ना, एक यहां लिखा है जनतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार, तकनीकी युग में मशीनों के घोटालों से बचाएं, पेपर बैलेट से ही चुनाव हो। एक ये और दूसरी वो हेडिंग, बहुसंख्यक समाज सफेद पोशों और रंगे सियारों को पहचान, उनके झांसे से बचें। ये दो काम कर लिया आपने। तो मैं ये समझता हूं 80% समस्या का समाधान हो जाएगा। और यह भी जब ही होगा जबकि वो होगा। हमने तो अभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर भी प्रोटेस्ट किया था ना, जयराम रमेश और वेणुगोपाल साहब का नाम लेके कि ये हैं आरएसएस के एजेंट, जो कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए किया क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है। तो अब समय आ गया है नाम ले लेके एक्सपोज करना पड़ेगा। और जो भी मंच पे नजर आ जाए आपको सफेद पोश, जिसके ऊपर शक भी हो मेरे समेत, उससे सवाल करना सीखो आप, उसको बेनकाब करना सीखो आप। वरना इसी तरीके से जल से जुलूस करते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। ये जल से जुलूस दिखा के बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में जाके उनके गुलाम बनने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं। और मुझे कोई तकलीफ नहीं है कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गुलाम बन के नहीं जाए। इससे ज्यादा कड़ा शब्द में प्रयोग करने के लिए मेरी जबान पे आ रहा है, क्या बन के जा रहे हैं लोग, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं वो शब्द, क्योंकि वो अपने हैं वो वही। गुलाम बन के ना जाएं, ये नजर ना आए कि आप लोग गुलाम बन के जा रहे हो। वरना ना ये होगा, ना ये सारी मांगे आपकी पूरी होंगी। जनता अब जाग चुकी है। तो मेरा, अगर आप लोग मुझे सच्चा अच्छा अंबेडकरवादी समझते हो, पक्का अंबेडकरवादी समझते हो, तो सवाल करना सीखो। कोई बड़ा नहीं है। जिसको आप बड़ा समझते हो वही आपको धोखा दे सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं ये आपको। जिसको आप अच्छा समझते हो, धोखा कौन दे सकता है? धोखा कौन दे सकता है जिस पे आप विश्वास करो? मैं बहुत दुखी मन से ये सब बातें कर रहा हूं आज। हम लोग मशीनों को हटा के पेपर बैलेट लाने में अब तक सफल हो चुके होते। अगर उनको तो छोड़ो, आप पॉलिटिकल पार्टीज तो जैसी हैं, वहां तो करप्शन जो है हर पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बड़ा जहर है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, करप्शन सबसे बड़ा जहर है। हर पॉलिटिकल पार्टी में करप्शन ही करप्शन हो रही है, पैसे ही चुराए जा रहे हैं और कोई काम हो ही नहीं रहा है। 90% काम यही हो रहा है। अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फंड में बेचारे कम वाले पैसे भी चुरा रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए या अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को इंप्लीमेंट करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए कुछ नहीं कर रहे।
सिर्फ पैसे चुरा रहे। तो अब सवाल करना जब तक आप नहीं शुरू करोगे, बाकी सब काम हो चुका है, अब बेनकाब और सवाल करना शुरू करो। उसके लिए मेरा यह है कि सबसे पहले सवाल करना सीखो, क्योंकि आप लोगों को सभी ने ठगा। खास तौर पे जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में जा रहे हैं आज, उन्होंने किसी से पूछा आपसे? आप लोगों को यहां 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 की गैदरिंग करके, बड़े बड़े वादे करके कि हम गुलामी नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं जाएंगे, हमने इस पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे दिया इस वजह से और उस वजह से, नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब लोग सब जानते हो। आपसे पूछा कि चले जाएं या नहीं चले जाएं, और किस पार्टी में चले जाएं, यह पूछा आपसे? आप लोगों के कंधे पे चढ़ के, आप लोगों के कंधे पे चढ़ के, आप लोगों को बेचकर पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग जा रहे हैं वो मिशन के गद्दार हैं सब। आपसे बिना पूछे पूछा आपसे किसी ने? हम बताएंगे आपको कि आपकी तकलीफ क्या है, हम गाइड करेंगे, हम इस पार्टी में जाएंगे और उस पार्टी में जाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे नहीं। बेईमानी। और जो लोग अपनों में से गद्दार हैं उनकी सजा 10 गुना होनी चाहिए। जो मनुवादियों में से हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको मैं गद्दारी नहीं मानता, क्योंकि वो हमारे हैं ही नहीं ना। उनको क्या, उनसे क्या अफसोस करना है? अब आपको 2-3 फॉर्मूले और बताता हूं मैं। पहला तो मैंने बता ही दिया, और मैं संतुष्ट और खुश जब होऊंगा कि मेरे से भी आप सवाल पूछें और कड़वे सवाल पूछें कि आपने मेरा कोई काम गलत लगता है ना आपको, तो पूछें मुझसे और बेनकाब करने की कोशिश करें मुझे भी। जो आदमी सच्चा होगा, सच्चा अम्बेडकरवादी होगा, वो आपको जवाब देगा, आपको सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें क्या पता है। जिस किसी आदमी ने ये बोला, चाहे वो किसी भी पद पे हो, तुम्हें क्या पता, तुम हमसे ज्यादा जानते हो, वो चोर है, चोर है। क्योंकि आप लोगों के कंधे पे चढ़ के, आपकी गैदरिंग्स दिखा के ही ये लोग किसी जगह जाके अपना मुंह पेश करने के लायक बने हैं। मैं नाम लेके एक एक का बता सकता हूं कि जो जो लड़ाई हम अदालतों में लड़ रहे हैं उसमें तब हमारी मदद नहीं की। हम कहते रह गए, मेरे पास सब सबूत हैं कि ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसमें आप हमारी मदद कर दें, हमें कुछ सबूत चाहिए जो हम नहीं इकट्ठे कर सकते। लोगों ने मदद नहीं की और नेता बनने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। चाहे हाथरस का केस हो, मैं ये खुलेआम बोल रहा हूं, मैंने सब नेताओं से गुजारिश की है, हाथरस की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हमारा बहुजन समाज का कोई भी नेता मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। अभी एक IIT का केस हुआ था ना, 2 बच्चों ने बताया था उनकी हत्या हुई थी, आत्महत्या की उन्होंने, ऐसा बताया था ना। सब नेताओं ने हमारा साथ छोड़ दिया, फिर भी हमने सुप्रीम कोर्ट जाके उसका ऑर्डर कराया है, बहुत जल्दी वो आ जाएगा कि उसमें CBI इंक्वायरी होगी। लेकिन अगर हमें सबूत मिल जाते और जिसके लिए हम बार बार गुहार लगाते रहे, तो वो केस ऐसा केस बनता कि फिर किसी रोहित मेमुला को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति को, भले ही वो IIT में होता या दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता, हमारे किसी भी बहुजन को इतना मजबूर, कमजोर करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं होती कि वो आत्महत्या करे, या इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं होती कि उनकी हत्या कर दे और आत्महत्या बताने का काम को करे पुलिस की सहयोग से। तो मेरी नजर में दोस्त दुश्मन कोई नहीं है। जो ईमानदार है, जो मिशन के साथ ईमानदार है, वही दोस्त है, बाकी सब दुश्मन है। तो सवाल करो, जो मैंने अभी 2 पॉइंट बताए ना, सब नेताओं से अपने सवाल करो कि क्या प्राचा साहब ने आपसे मदद मांगी थी, क्या आपने की या नहीं की। यहां लेक्चर देने के लिए सब है, हमारे कलेजे फटे जा रहे हैं। और ये घटनाएं हाथरस जैसी अभी अयोध्या में भी हुई है, जब तक होती रहेंगी, जब तक मनुवादियों को यह पता है कि इनके लीडर सफेद पोश, रंगे हुए सियार हम लोगों के साथ हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए तो प्रोटेस्ट करेंगे, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इंतजार करेंगे फिर कोई जुल्म हो, फिर वो अपनी नेतागिरी चमकाएं। ये मनुवादियों को अच्छी तरीके से पता है।
तो पहली चीज सवाल, दूसरी चीज हिंट मैं दे रहा हूं आपको कैसे नेता बनते हैं, कैसे पहचानना है कौन रंगा हुआ सियार है। एक ये जो हमारे क्रिमिनल टेलीविजन चैनल्स है ना और बड़े बड़े अखबार है सब, इसमें जिस भी हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति की बड़ी बड़ी तस्वीरें आने लगे, बड़े बड़े इंटरव्यू आने लगे, सब चोर है, सब। वो गया आरएसएस के पाले में गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब का तो मैं एग्जांपल देके बता ही रहा हूं, बाकी सब आप लोग देख लो। टेलीविजन इसलिए देखा करो कि बहुजन समाज का कौन सा नेता मुखरता से आ रहा है, वो चोर है, कोई भी हो। क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेके बोल रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने समाजों के इस तरह के रंगे हुए सियारों का नाम लेके उन्हें एक्सपोज करें। दूसरा, सुरक्षा। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेड सुरक्षा है। इतने चिंतित हो गए मनुवादी कि कहीं मुसलमान की हत्या ना हो जाए, उसको सुरक्षा दे दी, जेड 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 प्लस। नहीं, वो उनका आदमी है इसलिए दी, और इसलिए नहीं दी कि उसे कोई खतरा है, इसलिए दी क्योंकि उसका भौकाल बने। क्योंकि एक चीज ये भी है, जिसके पास सुरक्षा है मनुवादियों ने दी है, समझ जाओ क्यों दी है, उसका भौकाल बनाने के लिए। वरना क्यों देंगे? वो तो चाहेंगे हमारे अच्छे अच्छे लोग मर जाएं, नहीं चाहेंगे? चाहेंगे ना। उनको भी पता इनको कोई खतरा नहीं है। और दो, तीसरी बात, जो ये कहता है ना मैं आवाज उठाऊंगा, आवाज उठाऊंगा, वो भी बेईमान और चोर है। आवाज उठाने से क्या होगा बताओ आप मुझे? पार्लियामेंट में कभी सम्मेलन हो रहा है क्या ये? क्या आपने बढ़िया शेर पढ़ा तो सबसे ज्यादा तालियां बजेंगी? बेवकूफ बनाने का काम है ना ये। जो संघर्ष के रास्ते पे से चल के पार्लियामेंट में गए, वो संघर्ष छोड़ के आवाज उठाने लगे पार्लियामेंट में, तो वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मैं फिर असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेके बता रहा हूं। आखिरी, माल जिसके पास आ जाए और वो आपको एक्सप्लेनेशन ना दे कि ये बड़ी गाड़ी मेरे पास कहां से आई, हिसाब किताब, मेरे पास बड़ा घर कैसे आया, मैंने ये डिजाइनर कपड़े पहन रखे हैं, आप मुझसे पूछो, मैं यही चाहूंगा तो मैं आपको जवाब दूंगा कि मैं आज से नहीं पहन रहा हूं। और ये मेरे पिछले 10-11 साल से, जब से मैं बहुजन आंदोलन से जुड़ा हूं, मेरे कपड़े जो है ना पुराने वाले ही चल रहे हैं। अब जो भी मेरे डिजाइनर कपड़े होते थे, उसके बाद अब मेरे पास नए कपड़े खरीदने के लिए भी कम पैसे रह गए। खरीदता मैं हूं लेकिन कम रह गए। मेरा जूता भी डिजाइनर है, लेकिन देखो आप कितना पुराना होगा। यह सवाल नहीं करोगे आप किसी से। इंग्लैंड का है मेरा जूता, लेकिन बहुत पुराना। तो जो लोग छोड़ के आ रहे हैं अपना ऐशो आराम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी इज्जत की जगहें पे, ये जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं ना, सब 10, 11, 12 साल पहले तक सब हम सब एक ही जगह पढ़े हुए हैं ज्यादातर लोग, कैंपस लॉ सेंटर में। मैं वहां प्रेसिडेंट था, तो सबसे अच्छे संबंध में, बड़े बड़े लॉयर से भी, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, सबसे मेरे संबंध खराब हुए। ये चौथा सबूत। आज मुझे देख के हाथ छुड़ा के भागते हैं लोग, जिनकी मैंने कभी मदद की है। क्यों? क्योंकि अब मैं अंबेडकरवाद की बात कर रहा हूं, अब मैं बहुजनों की बात कर रहा हूं, अब मैं सच और इंसाफ की बात कर रहा हूं। ये टेस्ट है मैंने जो आपको 3-4 बताए हैं। अगर आप इन पे अमल करना शुरू कर दोगे तो ये अब जीत और विक्ट्री हमसे ज्यादा दूर नहीं है, आ गई है, बस हाथ में आ चुकी है। आज हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, आज से 8 साल पहले, याद है आप सब लोगों को? मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का मैं नेशनल कन्वीनर हूं। आज सब लोग संविधान बचाने के लिए लग गए हैं, सब लोग। ये हमारी जीत का साइन है। मैं
सैल्यूट करता हूं आप सब लोगों को कि आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को संविधान हाथ में लेकर घूमना पड़ रहा है। यह है अंबेडकरवाद की विजय। अभी सिर्फ बोल रहे हैं ना, करना भी पड़ेगा। बीच में सिर्फ एक चीज है, सफेद पोश और रंगे हुए सियार। कोई भी बड़ा फैसला करे कोई ऐसा, फिर एक बात बता रहा हूं मैं, तो आप लोगों से पूछ के करे ना, बैठ के सलाह मशवरा करे कि मैं ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। आप लोगों को आंदोलन करने के लिए, लाठी खाने के लिए, गोली खाने के लिए तो बुला लेते हैं, फैसला करते टाइम कुछ नहीं। अब तो हम ही हो गए बड़े, हमने एक किताब लिख दी, हम बड़े हो गए। वाह 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 वाह। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञानी थे सिर्फ, क्या सड़क पे लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सड़क पे भी लड़ाई लड़ी है, सबसे ज्यादा लड़ी है, जान हथेली पर रख के लड़ी है। महाड़ आंदोलन और मनुस्मृति दहन, जिंदगी और मौत की लड़ाई सड़क पे लड़ी बाबा साहब ने। जो व्यक्ति सड़क की लड़ाई छोड़ दे, पुलिस से डरने लगे, सिर्फ बंद कमरों में लेक्चर देने लगे, वो भी फ्रॉड है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए, इस पे आप अमल करो, सब चीजें सब ठीक हो जाएंगी। बाकी अगर आपको कानूनी चीजें समझनी है, दूसरे लोग समझा देंगे। मैं आपको एक ही बात करके समाप्त करना चाहता हूं कि 100% रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, 100% रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया है ऑलरेडी। जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% का जो कैप लगाया था ना, वो गैर संविधानिक है, कर दिया ऑर्डर, मानना पड़ेगा, लॉ ऑफ द लैंड है, इंदिरा साहनी की जजमेंट। लेकिन जब जो लोग सक्षम हैं, जो लोग, जो सिस्टम है उसे कंट्रोल करते हैं, भले ही वो 2-2.5% ही हैं, जब उनकी बारी आएगी तो 50% नहीं रहेगा। फिर भी आप लोग ये नहीं समझते कि सत्ता पे सबसे पहले पॉलिटिकल कब्जा करना बहुजनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके लिए ये रंगे हुए सियार हमारे रास्ते में अब सबसे बड़ा रोड़ा है। इसके अलावा कुछ नहीं बचाया। जय भीम सबको करना पड़ रहा है ना, करना पड़ रहा है ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो जय भीम ना कर रही हो। जब आज से 7 साल पहले मैंने टेलीविजन डिबेट पे, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप टेलीविजन डिबेट पे जाने क्यों लगे थे। आज मैं राज खोलना चाहता हूं, मैं जाने क्यों लगा था। मैं तो इन्हें तब भी चोर समझता था, इन सारे एंकर्स को, सारे टेलीविजन चैनल्स को। एक चीज के लिए गया था मैं, अब क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी तो पता नहीं लगती ना, आज मनुवादियों को बता रहा हूं मैं क्यों जाने लगा था। बाबा साहब, अगर आपने मेरी डिबेट देखी होंगी, पहली डिबेट से लेके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा फोटो मेरे पीछे होता था। उस समय आप देखो कितने लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो लेके टेलीविजन पे जाते थे। एक ही वजह थी, मुझे इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ समझता ही नहीं। मैं टेलीविजन चैनल्स को जीरो समझता हूं, बिके हुए मीडिया को मैं चोर, बेईमान और क्रिमिनल समझता हूं। मेरे लिए ये ईमानदार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट काफी हैं मेरी बात को पहुंचाने के लिए, और इन लोगों की मदद से मैंने सारी मेन स्ट्रीम मीडिया को डिफीट करके अपनी बात पहुंचाई है। मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो अपने पीछे लगा के पूरे देश और दुनिया को दिखाना था कि ये है सबसे बड़े आदमी। तो वो मैंने कर दिया। अब उन्हें आज से अफसोस होना शुरू होगा कि इसे बुलाया ही क्यों। हो गया मेरा काम, जय भीम भी हो गया और संविधान भी आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी वो भी मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से, बहुजनों से मेरी गुजारिश ये है कि मेरे ये 3-4 पॉइंट्स पे आप लोग अपना पूरा ध्यान लगाएं। हम लोग जीत के बहुत करीब आ चुके हैं, सब कुछ होगा। जातिगत जनगणना की बड़ी कोशिश करना चाहते हैं सब। मैं एक छोटा सा सजेशन दूं और उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। अभी कल परसों जाति जनगणना वो शुरू हो जाएगी, मतलब कल से ही सब काम छोड़ के, अगर हमारी डिमांड चेंज हो जाए। आपको पता है ना 90% तो है ही बहुजन, 90% तो है ही। बस उतनी रिजर्वेशन की डिमांड आप शुरू कर दो कि आप जातिगत जनगणना जो है ना बाद में करते रहना।
ये रिजर्वेशन हमें दे दो, जो अभी कमी सही, अभी जितनी है ना उतनी दे दो। माइनॉरिटीज की 20% दे दो, जितनी जितनी जिसकी संख्या भारी। ओबीसी की अपनी 50% कहते हैं, जितनी परसेंट भी कहते हैं, जो आपके पास हमारे पास जो आंकड़े हैं उसी हिसाब से दे दो आज। फिर देखो कितनी जल्दी जातिगत जनगणना होगी। इन नंबर्स को कम कराने के लिए, ज्यादा कराने के लिए कभी नहीं होगी। अब आप गोल गोल घूमते रहो, पहले जातिगत जनगणना होगी, फिर हमें उसका रिजर्वेशन की लड़ाई अगली शुरू होगी। फिर अरे अल्टीमेट बात करो ना, रिजर्वेशन 100% दो, खत्म। जातिगत जनगणना की आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है? पता नहीं आप सब लोगों को कितना नंबर है हमारे। और भी अच्छा फॉर्मूला यह है कि 2-2%, क्योंकि हमारे साथ हजारों साल तक ज्यादती हुई है, 5-5% बढ़ा के दे दो। अभी ऐसे जनगणना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं अब हम 2 दिन में खत्म करा लेंगे, हम 4 महीने में खत्म करा लेंगे, 3 महीने में खत्म करा लेंगे। तो हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। इनकी चालों में नहीं आना कि जातिगत जनगणना का ही हमारा आंदोलन बन गया। जनगणना से क्या लाभ होगा जी? नौकरी मिल जाएगी जनगणना कराने से? नहीं मिलेगी ना। उसके बाद आप एक दूसरा आंदोलन शुरू करोगे कि आप नौकरियां दो, अब हिस्सेदारी दो। तो बस मैं यही बात कह के शुरू करूंगा। मैंने 4-5 पॉइंट महत्वपूर्ण मुद्दे बना दिए हैं। अगर बहुजन समाज अपने नेताओं से कड़वे सवाल पूछने शुरू कर देगा पब्लिकली, लिहाजदारी नहीं, बहुत हो गई। क्योंकि मैं आपको साफ बता रहा हूं, जितने भी हमारे नेता हैं ना, मैं भी थोड़ा बहुत नेता बन गया हूं, हमारी कोई हैसियत, कोई औकात है ही नहीं आप लोगों के बगैर, बिल्कुल नहीं है। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत कोर्ट से रिलीफ लाके दे देता हूं, बाकी तो वो भी नहीं दे रहे। नेताओं की बात कर रहा हूं जो अभी चले गए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में। सिर्फ आवाज उठाते, आवाज उठा के सातों आसमान पार हो गए, आवाज इतनी ऊपर उठ गई हमारी, हाथ में कुछ नहीं आया। तो बस मुझे यही कहना था, और मैं अब चाहूंगा कि मुझसे भी कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 तो कड़वे सवाल पूछ ही लिए जाएं, ताकि इसकी शुरुआत तो हो। तो मुझसे जरूर कोई तारीफ करने के लिए नहीं, कोई मेरी बुराई करने के लिए प्लीज कोई सवाल पूछे। मेरी कोई तो कमी आप लोगों को नजर आई होगी, आप पूछें जी। आपने ये कहा है कि बैलेट बॉक्स से चुनाव होने चाहिए, लेकिन ये सब लोगों को पता है कि आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था जी, बैलेट बॉक्स से हुआ था, ईवीएम इश्यू से हुआ था। जी जी, आपके क्या विचार है? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्यवाद करता हूं। हालांकि ये इतना ज्यादा कड़वा सवाल नहीं था, थोड़ा और भी पूछना चाहिए। नहीं अच्छा, हाँ कड़वे सवाल तो हाँ, मैंने वो चुनाव इसलिए लड़ा था कि चुनाव आयोग ये कहता है हर जगह कि ये मशीनें ठीक हैं, और क्योंकि हम कह रहे हैं इस पे आप भरोसा कर लो। क्योंकि मैं चुनाव आयोग हूं, मैं कह रहा हूं मुझ पे भरोसा कर लो। मशीन को हाथ में लगाने नहीं दूंगा इसको झूठा साबित करने के लिए। मशीन को हाथ लगाने का एक ही एक टाइम आता है किसी भी नागरिक के पास, एक ही टाइम, दूसरा नहीं आता, और वो है चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करके कैंडिडेट बनकर। तो आप लोगों को अब थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, आजकल तो इंटरनेट का दौर है। मैं और जो लोग यहां गए भी थे मेरे साथ, क्या मैंने वो चुनाव सीरियसली लड़ा था? मैं तो एक होटल में बंद होकर बैठा हुआ था। सिर्फ मेरा काम क्या था, सुबह शाम 1, 2, 3 एप्लीकेशन चुनाव आयोग को लिखना, वीडियोग्राफी कराना और सबूत इकट्ठे करना। जिन सबूतों की बुनियाद पे हमने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए ना कि अब सुप्रीम कोर्ट 46 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुई हैं। सिर्फ मेरी क्यों बची? क्योंकि मैं आंखों में नजर आने वाले सबूत लेके गए। हमने चुनाव आयोग को बाध्य किया चुनाव लड़के कि वो सारी की सारी चुनाव की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करे, और वीडियोग्राफी मुझे दे। रामपुर के चुनाव की जो मैंने लड़ा था, मेरे पास सारी वीडियोग्राफी है, और उसमें पूरी दुनिया ने देख लिया। बहुत सारी वीडियोस तो मैंने अभी पब्लिक डोमेन में डाली भी हैं, और अभी 95% मेरे पास है। एक एक चीज का सबूत मेरे पास है। उन्हीं सबूतों की बुनियाद पे मैंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में बीजेपी, वीडियो है ना मेरे पास, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ कंप्लेंट करा रखी है, और नंबर आ रहा है उसका पटियाला हाउस कोर्ट में 156(3) हमने डाल के एफआईआर दर्ज कराने के लिए, पूरी कार्रवाई के लिए ऑर्डर्स रिजर्व्ड है इसी महीने की आखिरी तारीख।
जो ये फरवरी आ रहा है। तो ये मेरी वजह है, लेकिन अभी आपका कोई सवाल इसमें सेटिस्फाई नहीं हुए तो दूसरा सवाल भी पूछे। और कोई तरीका मेरे पास था नहीं। 46 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की डिसमिस हुई है, आप समझ लीजिए, और इससे ज्यादा करीब मतलब 46 से भी ज्यादा अलग अलग हाई कोर्ट से ईवीएम के खिलाफ पिटीशन डिसमिस हुई हैं, फाइन लगाए हैं, और बोलने तक का मौका नहीं मिलता था जब तक कि हमने ये सबूत आंखों से दिखा नहीं दिए। जैसा ये वजह थी।